talk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. There's always something that's standing in the way, but अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल BTS स्टडी रूम। स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है सेकेंड ईयर से। फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के बाद उसके कुछ हमने फीचर्स पढ़े थे, किसका पर्टिकुलर नेचर होता है, उसके अलावा उसकी स्पेसिफिसिटी, उसकी रिएक्टिविटी, उसका आइसोमरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह होते हैं, किस तरह नहीं होते। आज जो हमने बेसिकली स्टार्ट करना है वो करना है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलॉन्ग विद द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 2 टॉपिक्स हमने करने हैं, 7.3 एंड 7.4। वैसे मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इस सारे चैप्टर रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं एक साथ ही मिल जाएं। फर्स्ट जो वीडियो हमने अपलोड की हुई थी उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से पहला लेक्चर ले सकते हैं। सेकंड जो है आज वो मैं टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रही हूँ, स्टार्ट करने जा रही हूँ, है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो वाले कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनके अंदर पाए जाते हैं, उसके अलावा वो लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज भी किए जा सकते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करके बुलर ने सिंथेसाइज करके सबसे पहले यूरिया दिखाया था। फिर हमने सारा कुछ उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया। अब मेन उसकी इंपॉर्टेंस है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना हो तो हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, न्यूक्लिक एसिड, जिसके बगैर हमारे सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली हमारी पूरी बॉडी है, उसके अंदर हर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही पाए जाते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के ही वो बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। फिर फूड की तरफ आ जाए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर कि बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से मिलते थे, हमें प्लांट से मिलते थे, एनिमल से मिलते थे और ह्यूमन या इस तरह की चीजों से, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे। तो हम जो हैं, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग या तो प्लांट से रिलेटेड चीजें खा रहे होते हैं, या तो अगर हम लोग नॉन वेज खाएं तो हम लोग क्या खाएंगे, चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, फिश खाएंगे। तो उन सब के अंदर भी क्या पाया जा रहा था, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह ही पाई जा रही होती है। फिश हो जाए, हमारे पास कुछ भी है, यानी इससे रिलेटेड हमारे पास प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फिशेस हो, इस तरह से हम जो भी इसको कंज्यूम करें जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, बेसिकली वही सारी चीजें आ जाती हैं। थर्ड इज द मेडिसिन्स, मेडिकेशन। अगर हम लोगों के पास मेडिसिन की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना पाए जाए तो मेडिसिन की एग्जिस्टेंस भी नियर टू इम्पॉसिबल होती है। हमें काफी ज्यादा चीजों के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी चीज के अंदर एनिमल के फ्लैशेस यूज करने पड़ते हैं, यानी हमें ये मेडिसिन बनाते हुए काफी ज्यादा चीजें यूज करनी पड़ती हैं, जो बेसिकली सारी की सारी मेजॉरिटी के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। थर्ड वन इट इज क्लोथिंग। इवन कि हम लोग जो फाइबर के कपड़े पहन रहे होते हैं, कॉटन के कपड़े पहन रहे होते हैं, अगर आप सबको पता हो तो कॉटन भी जो है वो कहाँ से मिल रहा होता है, बेसिकली प्लांट से मिल रहा होता है। तो कॉटन का भी प्लांट है और प्लांट हमारे पास क्या है, रिच इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो इसकी जाहिर सी बात है कि क्लोथिंग के अंदर भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉटन में वहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, सिंपल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे। लास्ट इज द वन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग रबर की बात कर लें, हम लोग प्लास्टिक की बात कर लें, हम लोग फाइबर्स की बात कर लें, हम लोग फर्टिलाइजर्स की बात कर लें, पेस्टिसाइड्स की बात कर लें, इंसेक्टिसाइड्स की बात कर लें, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री यूजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स। कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं होता है। अब जो इसके बाद हमने बेटा आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो काफी ज्यादा इजी है, वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने अब क्या स्टार्ट करना है बेटा, सोर्सेज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्सेज हैं उसके अंदर 3 मेन चीजें पाई जा रही होती हैं। नंबर 1 हमारे पास है कोल, कोयला जिसको आप लोग कहते हैं। सेकेंड वन इज नेचुरल गैस, जिसको सुई गैस के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। एंड थर्ड वन इज पेट्रोल या फिर पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो हमारे पास क्या हो रहते हैं, बेसिकली सोर्सेज के अंदर इंक्लूड हो रहे होते हैं। अब ये कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये पेट्रोलियम, ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं
ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स जब आज से कई सौ कई हजार साल पहले, हजारों साल पहले जो डेड प्लांट्स और एनिमल जमीन की तहों के नीचे चले गए थे और वो इतने 100 साल वहां पे उसकी जमीन की गर्मी, जमीन की तपिश के अंदर रहे, तो उनके डिकम्पोज होने से, उनके केमिकल बैक्टीरियल बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे पास जो उसके बाद प्रोडक्ट बना था उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। उसका जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर वुड की बात करते हैं, आते हैं हम लोग कोल की तरफ। सबसे पहले कोयले की तरफ आते हैं कि कोल कैसे बना था। माना जाता है कि तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो कुछ इस तरह हुआ था कि जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल जुरासिक एरा था, हम सबने पढ़ा होगा, हमने कार्टून्स में देखा हुआ, हमने मूवीज में देखा हुआ है कि डायनासोर्स पाए जाते थे, जंगलात पाए जाते थे। तो वो जब एक दफा हमारे पास एक्सटिंक्ट हुए हैं, खत्म हुए हैं, कोई भी दरख्त के नीचे गिरता है वो ऑटोमेटिकली जमीन की तह जो है ना वो मिट्टी के नीचे चला जाता है। जब वो वुड हमारे पास मिट्टी के नीचे 500 मिलियन साल तक रहता है तो बैक्टीरियल और बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होता है कि वो हमारे पास वुड कन्वर्ट हो जाता है इनटू पीट। पीट के उसके बाद हाई टेम्परेचर, हमें पता है कि जमीन की अर्थ क्रस्ट के अंदर काफी ज्यादा मिकदार के अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पाया जा रहा होता है। पीट से वो हमारे पास कन्वर्ट होता है लिग्नाइट में, लिग्नाइट से बिट्यूमिनस कोल में, एंड देन इनटू एंथ्रासाइट। वो कहाँ पे हो जाता है? एंथ्रासाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो है चलते हैं। अब रही बात कोल की, तो बेटा कोल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है किस चीज का? फ्यूल का। हम लोगों ने कोयले की खान से जितना भी कोयला करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 184 बिलियन टन एनुअली पाकिस्तान के अंदर ये कोयला निकाला जाता है खानों से। और इसका जो 80% है कोयला वो ईंटों की भट्टी में ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और कुछ जो है हम लोग अपने घरों में यूज कर लेते हैं और कुछ आगे पीछे भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इतनी ज्यादा मिकदार के अंदर ये यूज होता है, ये इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है, ये हाउस होल्ड्स के लिए यूज होता है, ये हमारे पास फ्यूल्स के तौर पर ट्रेन के इंजन के अंदर यूज हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें किसकी हैं बेटा? कोल की हैं। तो ये कहाँ से मिलता है? ये फॉसिल फ्यूल का जरिया जो हजारों सालों तक नीचे लकड़ी पड़ी रही, दरख्त की लकड़ियां पड़ी रही, उनके डिकम्पोज होने से हमारे पास एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये हो जाता है। अब उन्होंने कोल की यहाँ पे बेटा आपको यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ होगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? हमारे पास तबाह होना या फिर उसको खत्म करना। तो डिस्टिलेशन क्या है? उनको सेपरेट आउट करना। सेपरेशन को डिस्टिलेशन कहा जाता है। अब ये है क्या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? आपने पिछली क्लासेस के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था, जब पेट्रोलियम को हमें फ्रैक्शंस मतलब के हिस्सों के अंदर बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे अलग अलग करना होता है। लेकिन अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? जब हम लोग वुड को यानी कि कोयले को इन द एब्सेंस ऑफ एयर के ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर तकरीबन 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करते हैं। तो हमारे पास ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं या फिर कार्बोनाइजेशन कहते हैं। दोनों एक ही चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अब ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। बच्चे याद रखिएगा कि जब इन एब्सेंस ऑफ एयर हम लोग एट हाई टेम्परेचर ऑफ 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस कोल को कन्वर्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो ये हमारे पास कन्वर्ट होके इनटू कोल गैस एंड कोल tar एंड कोक में कन्वर्ट हो जाता है। ये तीन चीजें हमारे पास कोयले से बनती हैं, ये थ्री चीजें। यानी कि जब हम लोग इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की करवाते हैं हमारे पास कोक बनता है, कोल गैस बनती है, कोल tar बनता है। और कोल tar जो है वो रिच इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है मैक्सिमम तौर पर वो हमें कहाँ से मिल रहे होते हैं? दे आर बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल tar। तो आई होप आपको ये कोल वाला सारा का सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अब जो हमने सेकंड वन इसका सोर्स पढ़ना है डिटेल से, वो है हमारे पास नेचुरल गैस। बेटा नेचुरल गैस क्या? आपने लफ्ज सुना होगा सुई गैस का, नेचुरल गैस का, बट व्हाट इट इज? इट इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स। कि किस चीज का हमारे पास मिक्सचर है नेचुरल गैस के? जितने भी किस्म के हमारे पास मिलते हैं
कह लें कि हाइड्रोकार्बन्स कहाँ से, ये हमारी नेचुरल गैस कहाँ से मिलती है? जब भी डेड ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, ये जमीन के अंदर पड़ा रहता है, तो आप सबको पता है, अगर ह्यूमंस की बात करूँ तो हमारे अंदर कई किस्म की गैसेस पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कह लें, या इसके अलावा भी अमोनिया जो गैस है हमारे यूरिन के अंदर से, आपको पता है यूरिया पाया जाता है। तो बेसिकली जब हम लोग मर जाते हैं, जमीन मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, तो उनके अंदर गैसेस होती हैं। तो वो जब गैसेस कई साल नीचे जमीन के अंदर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर बनी रहती है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स। आप सबको पता है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं। जिन ऐसे लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स, उनके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन वगैरह हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें ये आ जाती है नेचुरल गैस के अंदर। अब जो सुई, हम सब जानते हैं कि सुई हमारे पास इतना बड़ा शहर है जिसके अंदर से कुदरती तौर पर हमें नेचुरल गैस मिल रही होती है। अब ये जो नेचुरल गैस है, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ मीथेन गैस। कौन सी गैस पाई जाती है इसके अंदर? मीथेन गैस ज्यादा तरीके से पाई जा रही होती है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे ना तो ज्यादा तरीके से ऑयल पेट्रोल वगैरह निकाला जाता है, ना ही इतनी बुरी दुनिया के मुकाबले में ज्यादा कोयला निकाला जाता है, नेचुरल गैस हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद और आसान और चीपेस्ट तरीका है, ताकि हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज को रन कर सकें, अपना खाना वगैरह बना सकें, अपने लोकल जो फ्यूल के तौर पर जितना भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कर सकें। तो नेचुरल गैस ये अल्लाह ताला की समझ लें कि हमारे पे खास नेमत है कि हमें सुई जैसे जगह से हमें ये सारी जो है चीजें मिल रही होती हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास लास्ट वन है, इट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? बेसिकली क्रूड ऑयल या फिर मिनरल ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है तो हमारे पास बनता है पेट्रोलियम। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब हमारे पास क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो हमारे पास बन जाता है पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम निकलता कैसे है, आया कहाँ से है? सिंपल सी बात है, आज से कई हजारों साल पहले जितने भी हमारे पास डेड एनिमल्स, प्लांट वगैरह थे, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विडी, कुछ ना कुछ वाटरी मटेरियल पाया जा रहा होता है। ये जो लिक्विडी, जो वाटरी मटेरियल है, ये हमारे पास कई साल जमीनों के अंदर बना रहा, वहाँ पे केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहे, बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं एज इट इज हमारे पास होते रहे। उन रिएक्शंस के नतीजे में क्या हुआ कि वो जितनी भी लिक्विड थी वो कन्वर्ट हो गई, वो चली गई सबसे पहले कहाँ पे? रॉक्स के दरमियान में। वो वहां पे जाके उसके अंदर जज़ब होना चाहिए, पत्थरों के अंदर। फिर जब इन रॉक्स को एक्सट्रैक्ट किया गया तो इसके अंदर से हमारे पास एक ब्लैकिश ब्राउन कलर की लिक्विड निकली, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बेटा मैं कि हम जितने भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी डीकम्पोजिशन के बाद उनसे थोड़ा सा लिक्विडी वाटरी मटेरियल वहाँ जो कि रॉक्स, सेगमेंटेड रॉक्स के दरमियान में था, फिर जब उन रॉक्स की एक्सट्रैक्शन की गई तो वहाँ से हमें एक लिक्विडी मटेरियल मिला जो कि बेसिकली ब्लैकिश एंड ब्राउन से कलर का था। और इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? हम इसको क्रूड ऑयल या फिर मिनरल ऑयल या फिर अब क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कब बनती है? जब हम इस क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। हम क्या करवाते हैं? इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हमने पढ़ा था किससे करना? फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं पार्ट्स या फिर हिस्से, और डिस्टिलेशन हमारे पास क्या थी? सेपरेशन ऑन बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट के बुनियाद पे जब कोई एक लिक्विड है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक भट्टी सी है पूरी सी, यहाँ पे हमने वो उस लिक्विड को सारा भर दिया, हमने क्या किया? इसको नीचे से हीट करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे इसके लिए एक रास्ता सा छोड़ देते हैं, पाइप सा लगा देते हैं। अब यहाँ पे वो सारा क्रूड ऑयल पड़ा हुआ है, हमने उसको नीचे से हीट करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता वो जीरो से हमारे पास जो भी टेम्परेचर था हमने उसको हीट करना शुरू किया। समझ लें कि यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हुआ हमारे पास
यहाँ से एक फ्रैक्शन जो होता है वो उबलना स्टार्ट हुआ, बॉयल होना स्टार्ट हुआ, उसके वेपर्स बने और वो वेपर्स बन के यहाँ तक पहुंचे, तो फिर वो आगे यहाँ से कंडेंस होके तो एक बर्तन के अंदर जमा कर लिया जाता है। फिर 35 से हमारे पास 100 पे जो करेगा, जो 150 पे करेगा, जो 200 पे करेगा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, जैसे जैसे जो फ्रैक्शंस है वो हमारे पास ऊपर ऊपर जाते जाएंगे और सेपरेशन वो होती रहेगी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर टोटल बेटा 4 ऑयल रिफाइनरीज पाई जाती हैं। पहली जो है वो हमारे पास अटक के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर 1.25 मिलियन टन ऑयल एनुअली बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड और थर्ड ये दोनों कराची के अंदर पाई जाती हैं, जिनके अंदर से 2 मिलियन से ज्यादा टन एनुअली पाया जा रहा होता है। और जो लास्ट वन है फोर्थ रिफाइनरी, वो हमारे पास है मुल्तान के अंदर मौजूद। और हम हर जगह से पेट्रोलियम, ऑयल, गैस कर रहे होते हैं, बार बार एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हम लोग इजीली इनके काफ़ी ज़्यादा तरीकों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकाल सकते हैं। और फिर जब हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकालने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इनकी स्टडी करते हैं, तो वो सारी की सारी कहाँ पे आती है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। तो आज के हमने डिटेल टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी है, इंपॉर्टेंस क्या थी, एंड देन हमने क्या पढ़ा, इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ा है, जो कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम तक ही महदूद थी। आई होप आप सबको समझ लग गई होगी। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।